हेलो। मेरा नाम है प्रतीक खत्री। आप देख रहे हैं ई कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो सर, ये इन्वेस्टमेंट्स होता क्या है? देखो, इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें फ़ायदे मिलते हैं, हमें रेंट मिलता है, हमें कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है। और इसके हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, कैसे इसको क्लासीफाई करेंगे, क्या इसमें काउंट होगा, क्या इसमें काउंट नहीं होगा, उन सब की हम अकाउंटिंग देखेंगे यहाँ पे। और कैसे उन सबको ट्रीट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें ताकि आपको रेगुलर ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और जो आपके नोट्स हैं, जो आपको यहाँ पे प्यारे प्यारे नोट्स मिल रहे हैं, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आगे कि सपोज समझते हैं पहले हमारा इन्वेस्टमेंट्स होता क्या है। देखो, कुछ भी जिससे हमें कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता हो। हमने 10 लाख रुपए लगाए, वो 20 लाख रुपए हो गए। 25 लाख रुपए लगाए, 30 लाख रुपए हो गए। तो अगर ऐसा कुछ हमें मिल रहा है तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। सपोज उससे हमें कुछ अदर बेनिफिट भी मिल रहे हैं तो वो भी हमारे इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाएगा, वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा। और साथ में हमें इंटरेस्ट, रेंट या फिर डिविडेंड मिल रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ से, तो वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट का पार्ट ही बनेगा। तो बहुत सिंपल चीज़ है ये, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। तो सर, इसमें क्या नहीं आएगा फिर? इसमें जो शेयर, सिक्योरिटी, डिबेंचर एज स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड किए हैं, वो नहीं आएंगे सर। वो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप स्टॉक इन ट्रेड उनको बना रहे हो तो फिर वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड शॉर्ट टर्म का होता है और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की होती है, मोर देन 12 मंथ्स। तो जो भी शॉर्ट टर्म होगा वो इसमें काउंट नहीं होगा, खाली लॉन्ग टर्म ही काउंट होंगे इसके अंदर। तो इसलिए मोस्टली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो स्टॉक इन ट्रेड है वो काउंट नहीं होगा। साथ में ये किस किस जगह पे अप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे जो ऑलरेडी किसी और एएस में कवर्ड है ना, वो सब जगह पे ये एएस अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल, फाइनेंस लीज पे, रिटायरमेंट ऑफ बेनिफिट प्लान पे, म्यूचुअल फंड पे। देखो, लीज तो हमारा AS19 कवर करता है, एम्प्लॉय बेनिफिट कोई और एएस कवर करता है, म्यूचुअल फंड कोई और पर्टिकुलर प्रोविजन कवर करता है। तो ये सब हमारे इस पे अप्लाई नहीं होंगे। तो इन्वेस्टमेंट में ये सब भी काउंट नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। मतलब इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं पर एएस इस पे ये वाला अप्लाई नहीं होगा। बहुत सिंपल चीज़ थी ये। ओके, तो समझ गए, बहुत सिंपल चीज़ थी। अभी इनको हमें क्लासिफाई करना है कि भाई क्या इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी में आएगी। तो देखो, यहाँ पे टोटल 2 क्लासिफिकेशन है, करंट एंड नॉन करंट। करंट एंड नॉन करंट। देखो, यूजुअली करंट होते क्या है, जो 12 महीने के अंदर होते हैं वो करंट होते हैं। और लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, जो 12 महीने के ऊपर होते हैं वो लॉन्ग टर्म होती है। सिंपल भाषा है, अकाउंटिंग की भाषा, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम 11th 12th कि भाई लॉन्ग टर्म क्या होंगी, 12 महीने के ऊपर, और शॉर्ट टर्म या फिर करंट इन्वेस्टमेंट क्या होंगी, 12 महीने के नीचे। बहुत सिंपल बात है। तो वही यहाँ पे मेंशन है, अगर 12 महीने के ऊपर है, सॉरी 12 महीने के अंदर है तो करंट इन्वेस्टमेंट, 12 महीने के ऊपर हुआ तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें एग्जाम्पल देख लेते क्या है, काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल। सपोज 3 महीने के लिए हमने कोई शेयर होल्ड किया, ठीक है, तो करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। और कुछ भी हमने 3 महीने के ऊपर का हेल्ड किया तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। पर सर, अभी आपने बोला कि सारे इसमें लॉन्ग टर्म ही होंगे, जो चीज़ें होंगी। बेटा, ऐसा नहीं है। अगर इनका नेचर भी स्टॉक इन ट्रेड का है, सपोज इनका नेचर स्टॉक इन ट्रेड का है तो वो काउंट नहीं होगा। पर अगर इनका नेचर स्टॉक इन ट्रेड का नहीं है, एज ए नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, तो अगर 12 महीने के अंदर है तो वो भी काउंट होंगे। पर अगर नेचर ही स्टॉक इन ट्रेड का है तो वो काउंट बिल्कुल नहीं होंगे, सिंपल बात है। और यूजुअली इन्वेस्टमेंट हम मोस्टली 12 महीने के ऊपर की ही करते हैं। पर कोई कोई इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट भी क्लासीफाई हो सकती है जो सिंपल है। अगर हमने सपोज हमारा इंटेंशन क्या, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हमने 3 महीने के अंदर ही इसको होल्ड किया तो उसको हम करंट इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मेरा इंटेंशन भले उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का है, ठीक है। पर अगर मैंने उसको, एक मिनट, उसको मैंने सपोज 31 जैन को परचेज किया, ठीक है। तो मैं 31 मार्च को, मुझे 3 महीने ही हुए हैं, तो फिलहाल ये क्लासीफाई करंट इन्वेस्टमेंट्स में ही होगा। लॉन्ग टर्म में क्लासीफाई थोड़ी हो सकता है ये। हमारा इंटेंशन भाई लॉन्ग टर्म का है, क्लियर हुआ। तो इसको हम इन्वेस्टमेंट में ही क्लासीफाई करेंगे। हाँ, अगर इनकी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड में इसको ऐसा रख रहे हैं, तो फिर ये काउंट नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। वहीं पे अगर कोई शेयर 5 साल के लिए बॉट किए हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा। बहुत सिंपल चीज़ थी ये। हाँ सर, हमें क्लियर हो गया। आगे आता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको हम कैसे निकालेंगे कि भाई जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसमें कितना खर्चा, इसको हम काउंट करेंगे ताकि हम उसको बुक कर पाए, इजीली बुक कर पाए। तो सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, उसकी फॉर्मूला क्या है? उसकी फॉर्मूला है भाई परचेज प्राइस एक तो, ठीक है, कितने में हमने शेयर को परचेज किया या फिर कितने में हमने उस पर्टिकुलर एसेट को परचेज किया, एक तो वो हमारी बन जाएगी। बहुत बहुत क्लियर है। साथ में ब्रोकरेज जो हमने दी है, साथ में जो हम कुछ
ब्रोकरेज पे करते हैं ना, सपोज अगर आप किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू कुछ परचेज करते हो तो आप ब्रोकरेज पे करते हो। आपने सपोज कोई घर परचेज किया तो आपने दिलाली दी होगी उस घर वाले परचेज करने के लिए, तो वो सब भी इसका पार्ट बनेगा। साथ में स्टैम्प ड्यूटी भी यहाँ पे हम गिनेंगे। अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी हमने पे की है तो वो भी इसके कॉस्ट का पार्ट बनेगा। जो गवर्नमेंट को हम स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं ना, साथ में जो कुछ सपोज कोई फीस पे की, आरओसी फीस, कुछ भी हमने ऐसे फीस पे की, कुछ भी रजिस्ट्रेशन फीस हमने पे की, तो वो सब भी इसमें काउंट होगी। तो परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज प्लस स्टैम्प ड्यूटी फी प्लस फीस जो भी एक्सेट्रा होगी वो सब काउंट होगी। सिंपल बात है। वो कैसा समझ गया? बहुत सिंपल है कॉस्ट का फॉर्मूला। पर यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, अगर आपने प्रिंट आउट निकाला है नोट का तो प्लीज इसको मार्क करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है पार्ट। और अगर आपको इसकी क्लैरिटी नहीं मिली तो आगे आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज इसको समझते हैं अच्छे से, क्लैरिटी इसकी लेते हैं। और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट में लिखिए सर समझ नहीं आया, क्लैरिफाई दिस, आई विल क्लैरिफाई दैट, सिंपल थिंग इट इज। ठीक है, तो देखो एक्विजिशन बाय इशू ऑफ शेयर असेट, ये क्या है? देखो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, राइट शेयर, फिर है हमारी बोनस शेयर। ये सब हमारी एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। अगर आपने कोई शेयर हेल्ड किया हो, आपको राइट शेयर इशू होते हैं, मानते हो? होते हैं। क्या आपको बोनस शेयर इशू होते हैं? होते हैं। क्या आपको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिल सकता है? मिलता है। और सपोज आप पूरा बिजनेस अक्वायर कर रहे हो, ठीक है, अक्वायर बाय इशू ऑफ शेयर एंड असेट करते हो ना आप, ये कि भाई हमने असेट या शेयर को एक्सचेंज किया फिर इशू किया, अगेंस्ट हम पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं, करेक्ट है? तो ये सब भी इसका पार्ट बन सकता है। तो हम हर एक की इंडिविजुअल वाइज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, भाई कैसे इनकी ट्रीटमेंट होंगी, कैसे ही क्लासीफाई होंगी, करंट नॉन करंट, कैसे इनको हम ट्रीट करेंगे, पूरा ए टू जेड पूरा समझेंगे इस छोटे से चार्ट में। ये चार्ट देखो अच्छे से मैंने समराइज किया हुआ है, बहुत मेहनत लगी इसको समराइज करने में। ध्यान से इसको समझना और इसको रट लेना ताकि आपकी एग्जाम में बिल्कुल भी गलतियां ना हो। बहुत सिंपल चार्ट है ये, बहुत मजेदार चार्ट है। देखो एक्विजिशन बाय इशू ऑफ शेयर एंड असेट, अगर इसमें हमने क्या किया, हमने शेयर इशू किए हैं, सिंपल बात है। और असेट या तो एक्सचेंज किए है, कुछ भी हमें बदले में अक्वायर करने के लिए, बहुत सिंपल चीज है। इफ अक्वायर्ड बाय इशू ऑफ शेयर, अगर हमने शेयर इशू करके अक्वायर किया है, कॉस्ट इज द फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इशूड। सर ये क्या हुआ, समझ ही नहीं है आप कि भाई कॉस्ट इज द फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इशू, ये क्या है? तो बेटा इसको हम, पता है इसका खर्चा अपन क्या बुक करेंगे? भाई उस एसेट को हम अक्वायर कर रहे हैं, उस एसेट को हमने अक्वायर कर लिया तो उसको हमें बुक भी करना पड़ेगा। तो उसका कॉस्ट क्या होगा? कितनी फेयर वैल्यू की हमने सिक्योरिटी शेयर इशू की है ना सामने वाले को हमने अपनी जो भी फेयर वैल्यू चल रही होगी मार्केट में, उसमें अगर जो इशू किए उसको हमने शेयर्स, वो कॉस्ट पे अपन अपनी जो एग्जिस्टिंग हमें एसेट मिली है, कोई भी एसेट मिली है, उसको अपन बुक करेंगे। सर समझ हमें अभी भी नहीं आया। सपोज आपने कार खरीदी, बदले में आपने उसको शेयर में पेमेंट की, ठीक है, आपने उसको शेयर में पेमेंट की। तो शेयर का प्राइस सपोज 100 रुपए चल रहा था, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, इनटू आपने उसको 10,000 का शेयर दिए, 10,000 शेयर दिए 100 रुपए के, तो ये टोटल हो गया हमारे 10 लाख रुपए। तो ये हमारी वैल्यू बनती है कार की। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो जो फेयर वैल्यू चल रही है मार्केट में उसको हम लेंगे एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट जो हम अक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए सर? बहुत सिंपल चीज है। बाय एन असेट एक्सचेंज, अगर हम असेट को ही एक्सचेंज कर रहे हैं, हम असेट को एक्सचेंज कर रहे हैं, हम अभी शेयर भी इशू नहीं कर रहे हैं, तो सर इसको जो फेयर वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो इसको अपन कैसे मेजर करेंगे? तो बहुत सिंपल, मतलब पहले वाला तो काफी सिंपल था, अब सर इसमें तो क्या कैसे मेजर करेंगे? तो इसको मेजर करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप। मतलब हमने कोई एसेट दी होगी ना, तभी तो हमें नई एसेट मिल रही है। तो जो हमने एसेट दी ना, जो हमने एसेट दी उसकी फेयर वैल्यू जो चल रही होगी उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे। बहुत सिंपल चीज थी, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू जो हमने एसेट दी है वो अवेलेबल नहीं है, तो जो हमें एसेट रिसीव हुई है ना उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे। बहुत सिंपल चीज को यहाँ पे लिखा भी है, कॉस्ट इज फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप और इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड। यहाँ तो एसेट दी, देखो पहला हमें रखेंगे एसेट गिवन अप, अगर इसकी फेयर वैल्यू एविडेंट नहीं है
तो इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड इसको रख देंगे अपन। सर सिंपल चीज़ थी, मज़ा आ गया, बहुत सिंपल चीज़ थी। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट तो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सही है, अगर क्लियर हुआ तो प्लीज़ कमेंट में लिखो यस सर क्लियर हो गया। फिर आ गया था इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। सर इसका ट्रीटमेंट क्या हो गया? तो सिंपल, हमारी इनकम है, मतलब इंटरेस्ट है, हमने इनकम बुक कर लिया, हमने पहले भी पढ़ लिया बहुत सारी चीज़ों में, भाई डिविडेंड मिला इसको बुक कर लिया। तो बेटा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका एक ट्रीटमेंट होता है कि भाई सपोज आप कोई ऐसे खरीद रहे हो, आपने सपोज शेयर खरीदे, तो उन पे डिविडेंड ऑलरेडी मिलने वाला है, उन पे डिविडेंड मिलने वाला है, उन पे डिविडेंड मिलने वाला है, मतलब अभी तक हमें मिला नहीं है पर उन पे मिलने वाला है। ठीक है, ये सब भी होता है। तो वो होता है कम डिविडेंड, एक्सेट डिविडेंड। ठीक है, वो सब आगे हम पढ़ने वाले पूरा इस चीज को। पर देखो यहाँ पे अगर ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, मैं पहले उसकी बात कर रहा हूं कि भाई अक्वायर करने से पहले डिविडेंड मिलने वाला है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, अक्वायर करने से पहले डिविडेंड ड्यू था, तो उसको हम डिडक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। सर हमें समझ ही नहीं है, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज बाय अ बॉन्ड ऑन 31 दिसंबर, ठीक है, और ये हमारा था बॉन्ड 1 लाख रुपए का, और उस पर 2100 हमारा इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट डिविडेंड बात एक ही है, उस पर 2100 हमारा इंटरेस्ट ड्यू था और 1 लाख का बॉन्ड था, टोटल हमें 1,21,100 पेमेंट करनी पड़ी। हाँ सर हमने पेमेंट कर ली, तो हम इन्वेस्टमेंट किस पे बुक करेंगे? 1,21,100 पे बुक करेंगे? नहीं, हमें उसको बुक करना है एक्स डिविडेंड, मतलब डिविडेंड हटा के बुक करना है, इंटरेस्ट हटा के बुक करना है। जो हमने पेमेंट की है ना, ये जो पेमेंट है ना, ये हमारा कम डिविडेंड है या फिर कम इंटरेस्ट है, हमें इसको एक्स इंटरेस्ट बना के बुक करना है। समझ आया? मतलब ये जो है ना, सिंपल भाषा में बोलूं, जो भी ड्यू था ना उसको हटा के बुक करना है, सिंपल चीज है। जो ड्यू था पहले उसको हटा के बुक करना है। सही है, तो हम देखो पेमेंट तो पूरी करेंगे, क्योंकि जो ड्यू था वो एग्जिस्टिंग होल्डर को मिलने वाला था, उसने अपनी चीज गवा ली, उसको नहीं मिला, तो जब वो हमें बेच रहा है वो चीज, तो वो हमसे वो डिविडेंड वसूलेगा ना, क्योंकि वो डिविडेंड हमें मिल जाएगा, जो उसके हिस्से का डिविडेंड था वो हमें मिल जाएगा। भाई वो डिविडेंड उसके हिस्से का था ना, जो उसको मिलने वाला था, उसने हमें शेयर बेच दिया, पर उसने वो 3 महीने तो शेयर होल्ड किया था पहले, तो 3 महीने का डिविडेंड तो का हकदार तो वो है ना, तो उसको हमने प्राइस पे कर लिया वो वाला। तो पर हमें जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, डिविडेंड हटा के इंटरेस्ट हटा के उस पर ही बुक करनी। बहुत सिंपल चीज थी, करेक्ट है। साथ में यहाँ पे अगर ये पोस्ट एक्विजिशन है, देखो अक्वायर करने के बाद डिविडेंड मिला है, तो डायरेक्टली हम इसको बुक कर लेंगे पीएनएल के अंदर। सिंपल सा ट्रीटमेंट है। अगर अक्वायर करने के बाद मिला तो सिंपल इंटरेस्ट बुक कर लेंगे। अगर अक्वायर करने से पहले डिविडेंड ड्यू है, तो जो परचेसर है उसको हमने डिविडेंड पे किया होगा, इंटरेस्ट पे किया होगा अलॉन्ग विद द प्राइस ऑफ असेट, तो हमें वो जो हमारा असेट का प्राइस अपन ने पे किया है ना, तो उसको उसकी उसकी प्योर जो वैल्यू है, परचेज प्राइस, उस पर ही बुक करना है हमें। और जो इंटरेस्ट डिविडेंड है उसको उस पे उसको काउंट नहीं करना इन्वेस्टमेंट के अंदर, उसको हटा के हमें इन्वेस्टमेंट बुक करनी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट करिए सर क्लियर नहीं हुआ ये वाला पार्ट, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर लूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आप प्लीज़ टेलीग्राम पे मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि सर हमें क्लियर नहीं हुआ, प्लीज़ हमें एक्सप्लेन कर लो ये पार्ट। श्योरली मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँगा, सिंपल बात है। साथ में यहाँ पे आता है राइट शेयर्स। ये राइट शेयर क्या होता है सर? देखो आपको शेयर खरीदने का हक मिलता है। सपोज आपने एक शेयर काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखे हैं, 10 साल से आपने वो शेयर होल्ड करके रखे हैं, ठीक है, तो 10 साल के जो आपने शेयर होल्ड करके रखे हैं, आपको बीच में हक मिलेगा कि ताकि आप सस्ते भाव पे और शेयर खरीद पाओ। तभी भी शेयर इशू होंगे ना, तो सबसे पहले आपको इशू होंगे भाई, अगर आपको चीप रेट पे खरीदने हैं या फिर डिस्काउंट पे खरीदने हैं तो आप इनको खरीद सकते हो, या तो फिर आप आपका जो ये राइट है आप बेच सकते हो किसी और को ताकि कोई और खरीद ले, पर आपको मिलेगा ये इसका राइट। तो इसको बोलते हैं राइट इशू, राइट शेयर। सही बात है, बहुत सिंपल बात है सर। तो सर इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिर कैसी होगी? तो अगर हमने खुद सब्सक्राइब किया है, हमने सब्सक्राइब किया है, हमने रिनाउंस नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया, हमने खुद उसको रख लिया, ठीक है, जो हमें राइट मिला उसको हमने रख लिया, सब्सक्राइब कर लिया उसको, तो जो भी कॉस्ट होगा, जो भी हमने कॉस्ट पे किया प्लस जो ओरिजिनल कॉस्ट था होल्डिंग का, उसको अपन बुक कर लेंगे। अमाउंट पेड टू द कंपनी प्लस कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग, उसको अपन टोटल बुक करेंगे एज अ कॉस्ट। मतलब
जो भी हमने अभी एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया राइट का, जो हमने अभी पैसा पे किया, और जो हमारे पहले के शेयर होल्ड किए हुए थे, उनका टोटल अपन एज अ बुक करेंगे इन्वेस्टमेंट। सही बात है, सिंपल बात है ना। जो अभी हमने अमाउंट पे किया, जो नई एसेट खरीदी हमने, प्लस जो हमारी पुरानी एसेट पड़ी थी, दोनों को मिला के अपन ने एज अ बुक कर लिया इन्वेस्टमेंट। सिंपल चीज़ थी बहुत। सही है, हाँ सर समझ आ गया। पर अगर हमने शेयर को रिनाउंस कर दिया, शेयर को हमने बेच दिया, तो बेटा यहाँ पे तो हमारी कोई इन्वेस्टमेंट हुई नहीं है, हमने तो शेयर का बेच के प्रॉफिट कमा लिया। सही है ना। तो जो उनकी सेल प्रोसीड आएगी ना, हमें उसको हमें रखना है पीएनएल के अंदर। उसको अपने रखना है पीएनएल के अंदर। सिंपल बात है भाई, इनकम है अपनी, अपन को शेयर के राइट मिले, भाई आप खरीद सकते हो, और हमने इनको बेच दिया डायरेक्टली, हमने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, तो ये हमारी प्योर इनकम हो गई। हाँ सर समझ गए, बहुत सिंपल चीज़ थी। ये हमारी इनकम हो गई, तो हमने इसको डाल दिया पीएनएल के अंदर। सिंपली हमने डाल दिया। आगे आते हैं, इसका एक्सेप्शन क्या है। इसका कुछ एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन ही इंपॉर्टेंट इस पॉइंट के अंदर। इस एक्सेप्शन को अगर आपको समझा नहीं, तो आपके एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स जा सकते हैं। तो पहले इसको अच्छे से समझते हैं कि ये एक्सेप्शन है क्या, और ये एक्सेप्शन कैसे काम करता है इस राइट इशू के अंदर। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई एक होता है कम राइट, एक होता है एक्स राइट। तो कम राइट होता क्या है, जिसमें प्राइस ऑफ शेयर प्लस राइट प्राइस इंक्लूड हो। ठीक है। वैसे ही वहां पे कम डिविडेंड होता है, कम कम इंटरेस्ट होता है, कम डिविडेंड भी बोल सकते हो शेयर को, जिसमें डिविडेंड और शेयर का दोनों प्राइस साथ में हो, तो कम डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ पे भी अगर राइट इशू का प्राइस और शेयर का प्राइस साथ में है, तो उसको हम कम राइट बोलेंगे। सही है। अगर दोनों का साथ में है, तो उसको कम राइट बोलेंगे। हमें बस खाली ये वर्ड याद रखना है, कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अगर कम राइट क्या है, एक्स राइट क्या है। सिंपल बेटा, अगर राइट प्लस प्राइस इशू प्राइस, तो हमारा कम राइट बन जाएगा। साथ में प्राइस प्लस डिविडेंड, वो हमारा कम डिविडेंड बन जाएगा। तो वो सब हम उसको समझते हैं भाई कैसे ये काम करता है। तो हमें ये बात तो क्लियर हुई कि भाई कम राइट क्या होता है। कम राइट होता है भाई जो हमारा शेयर का प्राइस है प्लस राइट इशू का प्राइस जो है, उसको मिला के हम बोलेंगे कम राइट। हाँ सर हमें क्लियर हो गया, बहुत समझ आ गया, अच्छी अच्छी बात थी बहुत। ही फिर आगे आता है कि भाई एंड मार्केट प्राइस फॉल सिग्निफिकेंटली आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट। सर ये क्या है, अभी समझ नहीं आया। देखो, जब भी डिविडेंड हम जब भी हम कोई भी शेयर परचेज करते हैं, ठीक है, और आफ्टर परचेज इसका प्राइस हो सकता है बिकॉज ऑफ सम रीजन कि भाई इसका प्राइस सिग्निफिकेंटली गिर गया, मार्केट ट्रेंड के कारण या फिर राइट इशू के कारण, कोई भी चीज़ हुई, और जब ये एक्स राइट बन गए, तो इनका प्राइस सिग्निफिकेंटली गिर गया। सिग्निफिकेंटली गिर गया, करेक्ट है। क्योंकि क्या पता है इनका मैक्सिमम जो अमाउंट है वो राइट इशू में पड़ा हो। अगर इनको राइट इशू को हटा दोगे, अगर इनको राइट इशू को हटा दोगे, तो इनका प्राइस सिग्निफिकेंटली गिर जाएगा। तो उस वे में अगर ऐसा कुछ होता है, एंड सेल प्रोसीड ऑफ राइट शुड रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये बात क्या है सर, एंड रेदर देन गोइंग टू पीएनएल। सर ये भी हमें समझ नहीं आया। देखो, और अगर हम इनकी जो हमने असेट जो हमारे पास अभी पड़ी है, जिनका हमारा जो राइट इशू है, राइट इशू के कारण इसका सिग्निफिकेंटली गिर गया है प्राइस, ठीक है, और इसका प्राइस इतना गिर गया है कि इसको हमें अलग से ट्रीटमेंट देनी पड़ रही है। और फिर जब हम इसको बेचेंगे, जब इस राइट को हम बेचेंगे, राइट प्रोसीड फ्रॉम सेल प्रोसीड ऑफ राइट इशू शैल बी रिड्यूस फ्रॉम कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो भी इनका कैरिंग अमाउंट है ना, सपोज उनका कैरिंग अमाउंट 100 रुपए था और राइट इशू का हमारा 16 रुपए का था, तो उसको माइनस करके अपन बुक करेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसका प्राइस सिग्निफिकेंटली गिर गया बिकॉज ऑफ राइट इशू। तो जो राइट इशू का जो हमें सेल प्रोसीड मिले हैं, इनको हम रिड्यूस करके बुक करेंगे। जैसे अभी भी हमें समझ नहीं आया, सपोज आपके पास 100 रुपए के शेयर थे। अब कंपनी ने राइट इशू का अनाउंसमेंट किया और आपने उसको रिनाउंस कर लिया। आपके पास अभी 100 रुपए के शेयर हो गए 90 रुपए के बिकॉज ऑफ राइट इशू, पर आपको 16 रुपए एक्स्ट्रा मिले ना। तो फिर उनको आप कंपनसेट कर सकते हो। समझ आया आपको। उनको सेल प्रोसीड जो भी है ना, वो रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिंपल बात है कि जितनी हमें सेल प्रोसीड मिली, वो कैरिंग अमाउंट को रिड्यूस कर लेंगे, क्योंकि हमारा बिकॉज ऑफ दैट सिग्निफिकेंटली मार्केट प्राइस गिर गया है।
क्लियर हुआ? एंड रेदर देन गोइंग टू पीएनएल, मतलब जब भी राइट इशू होगा तो हमें देखना है कि अगर इनका प्राइस सिग्निफिकेंटली नीचे गिरा है, अगर नीचे गिरा है देन सेट ऑफ दिस अमाउंट टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और अगर नीचे नहीं गिरा है इनका सिग्निफिकेंटली प्राइस तो उसको हम डाल देंगे पीएनएल के अंदर। ये सिंपल बात, आप इसको याद रख देना, खत्म बात। आगे आते हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर सर क्या होता है? ये ऐसे शेयर होते हैं कि जो आपको फ्री में मिलते हैं, आपको इनके लिए 1 रुपया पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपको बेटा फ्री में मिलते हैं। तो सर इनका तो कुछ को कॉस्ट होगा ही नहीं, फिर सर इनका कुछ कॉस्ट नहीं होगा। हाँ सर, इनका कोई कॉस्ट नहीं है, देखो नील है इनका कॉस्ट। तो सर फिर इसकी क्या ही ट्रीटमेंट होगी, मतलब क्या ट्रीटमेंट होगी इसकी? देखो बेटा, आपके पास फ्री के शेयर तो आए हैं ना, आपके नंबर ऑफ शेयर भी बढ़े हैं, तो आपको उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो सर कैसे, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी? देखो, इसमें पहले सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर आप बढ़ा दो अपने बैलेंस शीट के अंदर, नंबर ऑफ शेयर आपके बढ़ जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। साथ में एंड रिड्यूसेस द एवरेज कॉस्ट प्राइस, ये भी तो होगा ना बेटा। सपोज आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख थी पहले, साथ में आपके उसमें 1000 शेयर थे, सही है? तो आपका एवरेज बन गया 10,000 रुपये पर शेयर, सही है ना, है कि नहीं? अब वही आपके पास 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है और आपके शेयर हो गए 2,000, क्योंकि आपको 1000 प्लस 1000 बोनस मिला, आपको 1000 का बोनस मिला, तो आपके 2,000 शेयर हो गए। तो देखो आपका एवरेज प्राइस यहाँ पे 5,000 रुपए पर शेयर हो गया। तो हमें ये बैलेंस शीट में एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ सर समझ गए, हमें ये करना पड़ेगा बैलेंस शीट में एडजस्ट, करेक्ट है ना? नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए और एक एवरेज प्राइस जो हमारा कॉस्ट था शेयर्स का वो गिर गया, तो सिंपल बात थी, तो वो हमें एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। आगे आता है कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट सर क्या होता है? देखो कैरिंग अमाउंट क्या होता है कि भाई हमें हर इन्वेस्टमेंट को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे डिस्क्लोज करना पड़ता है एट ईयर एंड 31 मार्च को, सही है ना? तो किस अमाउंट पे हम डिस्क्लोज करेंगे उन इन्वेस्टमेंट्स को, हम यहाँ पे समझेंगे और क्लासीफाई करेंगे कि किस वे में उनको समझेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स। भाई करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, लेस देन 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ होती है करंट इन्वेस्टमेंट। देखो इंटेंशन वेरी लॉन्ग टर्म का हो तभी हम इन्वेस्टमेंट उसको कैटेगराइज कर रहे हैं, पर हमारा जो होल्डिंग है बिकॉज ऑफ सम रीजन, एग्जाम्पल हमने लेट परचेस किया और साल के एंड में परचेस किया, तो हमारी कैटेगराइज होगी करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर ही, सिंपल बात है। सपोज कैरिड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, सिंपल बात है। अगर हमारी कोई करंट इन्वेस्टमेंट है ना, वो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होगी, सिंपल बात है। मतलब सपोज कॉस्ट 100 रुपए का है और हमारी यहाँ पे फेयर वैल्यू है 120 रुपए की, तो उसको हम 100 रुपए पे बुक कर लेंगे, बहुत सिंपल चीज़ है। इससे इन्वेंट्री AS2 में जो हिसाब किताब था वही होगा। साथ में इसको हम इंडिविजुअल बेसिस पे बुक करेंगे कि भाई इन्वेंट्री का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, एग्जाम्पल सॉरी इन्वेस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको हम इंडिविजुअल बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट पे जज करेंगे। साथ में इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, रिडक्शन इन फेयर वैल्यू इफ डेबिट टू पीएनएल, ठीक है? अगर इसकी फेयर वैल्यू पहले 120 थी और इस पे हम बुक करते, सपोज मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सपोज कॉस्ट थी 130 रुपए, फेयर वैल्यू थी हम इसकी 120 रुपए, सही है? अब ये गिर के हो गई 110 रुपए, तो 10 रुपए घटी है ना हमारी फेयर वैल्यू, उसको अपन बुक करेंगे थ्रू पीएनएल, डेबिट कर देंगे पीएनएल को, सिंपल बात है। तो सर इसका समझ तो आया नहीं ढंग से, तो इसका एक एग्जाम्पल दे दो तो मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पे शेयर ए है, उसकी कॉस्ट है 100 रुपए, ठीक है सर समझ गए। उसकी मार्केट वैल्यू है 90 रुपए, मतलब फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू मीन्स फेयर वैल्यू, सर सिंपल बात समझ गए अपन। वैल्यूएशन थी इसकी 90 रुपए की, क्योंकि लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, तो उसकी हम 90 रुपए को वैल्यूएशन कर देंगे। और लॉस हो गया हमें 10 रुपए का इसके कारण, बिकॉज ऑफ दैट लॉस हो गया। तो जो लॉस आ रहा है ना, जो 100 रुपए का और 90 रुपए के बीच में जो गैप आ रहा है, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल के अंदर, क्योंकि भाई हमें लॉस हो गया, सिंपल बात। साथ में अगर सपोज शेयर बी है, इसकी मार्केट वैल्यू 120 है, तो अगर ऐसा है कि भी शेयर अप्रिशिएट हो रहा है, देन वी हैव टू इग्नोर दिस, क्योंकि शेयर अप्रिशिएट हुआ है पर उसको हम बुक करते हैं लोअर पे हमेशा, लॉजिकल करेक्ट है, लोअर पे बुक करते हैं। तो लोअर तो हम बुक कर लिया अपन 100 पे, ठीक है, पर इसकी तो वैल्यू बढ़ गई है मार्केट में, तो अगर वैल्यू बढ़ी हुई है ना इसकी मार्केट में, तो फिर इसको अपन इग्नोर करेंगे, सिंपल बात है, बिकॉज ऑफ सम प्रूडेंस नॉर्म, सिंपल बात है ना भाई। आगे आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सर ये क्या होती है, हमें समझ नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये फिर से जो नॉन करंट जो जो करंट
तो होती है करंट इन्वेस्टमेंट, और जो भी इसके अलावा जो होगी वो लॉन्ग टर्म हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो गई। सिंपल बात है। और ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें स्टॉक इन ट्रेड के लिए हमने हेल्ड नहीं की हो, और जिन पे लीजेस अप्लाई नहीं होता हो, रिटायरमेंट बेनिफिट अप्लाई नहीं होते हो, मतलब जो बाकी एज जो कवर कर रहे हैं वो कवर नहीं कर रहे हो, तो वो सब होती है हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो सर इनको कैसे बुक करेंगे? देखो, कोई भी लॉन्ग टर्म होती है ना चीज़, उसको हम कॉस्ट पे ही बुक करते हैं। हमेशा उनको हम कॉस्ट पे बुक करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कितने पे खरीदे हम उस पे बुक करेंगे। करंट पे ऐसा नहीं होता, करंट में हम उसको हर बार रीवैल्यू करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने रीवैल्यू किया ना भाई, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर। पर लॉन्ग टर्म को हम हमेशा हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही बुक करेंगे। हाँ सर, बहुत सिंपल चीज़ थी, हम समझ गए। आगे आता है कैरिंग अमाउंट इज रिड्यूस्ड व्हेन देयर इज अ परमानेंट डिक्लाइन इन वैल्यू। सर ये लाइन क्या थी, हमें समझ नहीं आई। देखो, कोई भी हम इन्वेस्टमेंट हेल्ड करते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ सम रीज़न ऐसा कभी कभी होता है कि भाई उसकी वैल्यू परमानेंटली गिर जाए, सडनली गिर जाए। हमने उसको खरीदा था इन्वेस्टमेंट को फॉर अप्रिशिएशन पर्पस, पर ऐसा कुछ ट्रेंड आ गया, या फिर ऐसा कुछ कैलामिटी आ गई, या ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण लोगों की परचेसिंग पावर गिर गई और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट परमानेंटली कम हो गई। तो सर उसमें क्या करेंगे? उसमें अपन क्या करेंगे? तो उसको अपन रिड्यूस्ड कॉस्ट पे ही बुक कर लेंगे। हमेशा उसको रिड्यूस कॉस्ट पे उसको रीवैल्यू कर लेंगे। उसको आई थिंक आगे चल के आप पढ़ोगे, उसको एम्पायरमेंट भी बोलते हैं, कि भाई कोई भी असेट एम्पायर हो गई, गिर गई उसकी वैल्यू, आप सी फाइनल में पढ़ोगे उसको। तो उसकी एसेट को अपन बुक करेंगे न्यू कैरिंग वैल्यू पे, जो गिरी हुई वैल्यू है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसको हम हिस्टोरिक कॉस्ट पे ही बुक करेंगे, जो हम यहाँ पे बुक करते हैं ना हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, उस पर बुक करेंगे। पर अगर कोई परमानेंट वैल्यू गिरी है ना, उसको अपन बुक करेंगे यहाँ पे, जो हमारी न्यू वैल्यू है ना उस पर बुक कर लेंगे। सिंपल चीज़ से समझ गए अपन। इंडिकेटर ऑफ परमानेंट डिक्लाइन। तो सर हम समझेंगे कैसे कि भाई वो परमानेंटली डिक्लाइन हो गए हैं? क्या क्या ऐसा हो सकता है कि जिससे हम समझे कि भाई ये डिक्लाइन परमानेंट, ऐसा नहीं टेम्पररी है? तो देखो, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं जिसको हम समझेंगे परमानेंट। एग्जाम्पल है कैश लॉस। यार यार, एक मिनट। एग्जाम्पल है कैश लॉस, एग्जाम्पल है डिक्लाइन मार्केट शेयर। पूरा मार्केट शेयर ही वाइप आउट हो गया उस पर्टिकुलर कंपनी का जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट्स की थी। ठीक है, मतलब सपोज रिलायंस की, जो अभी अनिल अंबानी जी की जो कंपनी थी, वो काफ़ी उनकी वैल्यू पूरी गिर गई है, मार्केट में कुछ भी नहीं है बचा हुआ। तो फिर वो पूरी इन्वेस्टमेंट वाइप आउट हो गई उनकी। तो जिस जो भी उनके इन्वेस्टर होंगे उनकी वैल्यू परमानेंटली गिर गई है। ठीक है। आगे आता है न्यू रेगुलेशन अफेक्टिंग इन्वेस्टी। ऐसा कोई रेगुलेशन आ गया होगा आपकी इंडस्ट्री के अंदर जिसके कारण आपकी खुद की बिजनेस की वैल्यू बहुत गिर गई होगी। तो जिसने भी आपसे आप में इन्वेस्ट किया होगा उनको परमानेंट डिक्लाइन ऑफ वैल्यू पे बुक करना पड़ेगा वो इन्वेस्टमेंट को। तो उस वे में हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। सर एक एग्जाम्पल हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है सर, बच्चों हम एग्जाम्पल देते हैं एक बहुत सिंपल सा। देखो, शेयर हमने परचेस किए 2 लाख रुपए में। कितने में? 2 लाख रुपए में अपन ने शेयर परचेस किए। उनकी करंट मार्केट वैल्यू बिकॉज ऑफ सम रीजन 20,000 रुपये होगी। और परमानेंट डिक्लाइन है क्योंकि ऐसा कुछ कंपनी ने कर दिया होगा, तो उसकी वैल्यू परमानेंटली गिर गई। ठीक है। कंपनी लॉस्ट मेजर लॉ सूट, यहाँ पे बैंक हो गई कंपनी और लॉ सूट हार गई। तो जो भी अपन शेयर है ना, अपन उसको 20,000 रुपये में बुक कर देंगे। उसको उसको अपन 2 लाख का बोल देंगे, भाई 2 लाख का भी था, तो उसको अपन बुक करेंगे 20,000 में। तो सर जो बाकी का अमाउंट वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा बेटा पीएनएल के अंदर। लॉस दिखा दो उसको। देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया 180, यहाँ पे जाएगा पीएनएल के अंदर डायरेक्टली, उसको लॉस दिखा दो। समझ जाओ कि भाई वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सर तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, तो बेटा क्या कर सकते हैं, दिखाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। हमने समझा अभी भाई क्या कैसे होती क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम पर्टिकुलर वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को। हमने स्पेसिफिक कोई हमने केसेस देखे, कैरिंग अमाउंट कैसे बुक करना है वो देखा, और ये सारे हमने देखे भाई राइट इशू क्या होता है, इंटरेस्ट डिविडेंड क्या होता है। ये काफ़ी चीज़ें सिंपल ईजी थी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो हमें प्लीज़ नोटिफाई करें कमेंट में, ताकि हम एक बार रिपीट कर पाएँ उन चीज़ों को, और ताकि हम आपको समझा पाएँ कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है। क्योंकि हम कोई सेशन लेंगे कि जिसमें सारे आपको कॉमन डाउट आपको क्लियर कर देंगे कि भाई इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। तो प्लीज़ कमेंट करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो हम आपको बता देंगे। बहुत सिंपल सा ये चीज़ है। आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, यू कैन DM मी एनी टाइम। आगे देखते हैं भाई रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम देखो, एक मिनट, कभी भी हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो कभी भी सेम फॉर्म में रहेगी ये गारंटी नहीं है। हमें इन्वेस्टमेंट को रिक्लासिफाई करना पड़ेगा आगे भी फ्यूचर में। तो सर ऐसा कैसे? सर बेटा ऐसा हो सकता है ना, सपोज आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म थी, आपको उसको शॉर्ट टर्म में करना पड़ा क्लासिफाई बिकॉज ऑफ सम रीजन,
या फिर ऐसा कुछ हो गया कि आपको करंट इन्वेस्टमेंट आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन गई, तो उसमें अकाउंटिंग भी तो डिफरेंट होगी ना फिर दोनों की। हाँ सर समझ गए, वो तो डिफरेंट होगी, लॉजिकल बात है। तो देखते हैं इसमें एग्जैक्टली क्या होगा। सपोज हमारी करंट बन गई लॉन्ग टर्म। अगर हमारी करंट वाली इन्वेस्टमेंट, पता है जब हम करंट में बुक कैसे करते थे, करंट में लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू, तो वैसी एसेट अगर हमारी लॉन्ग टर्म में होगी तो देखो उसको हम स्टिल लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू पे ही करेंगे ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। जो ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर होगा ना, जब हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं, जो उस डेट पे जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी और जो कॉस्ट होगा उसको कंपेयर करके लोअर पे बुक कर लेंगे। पर आगे चल के इसको जो उस कॉस्ट पे बुक किया ना, वो उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट बन जाएगा और आगे चल के उसको अपन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही चलाएंगे। तो इस वे में हम यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, सिंपल बात है। तो ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर लोअर ऑफ कॉस्ट और हिस्टोरिकल वैल्यू व्हेन करंट एसेट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू फ्रॉम करंट एसेट टू लॉन्ग टर्म एसेट में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हम लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू पे ही बुक कर लेंगे। और जो डेट ऑफ ट्रांसफर है ना, उस डेट की अपन फेयर वैल्यू लेंगे और आगे उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बुक करते रहेंगे। सिंपल बात है बहुत। अगर लॉन्ग टर्म क्लासीफाई हुई करंट में, तो बेटा मेरे को बताओ लॉन्ग टर्म किस क्लासीफाई हो रही थी हर बार, कैसे क्लासीफाई हो रही थी, कैसी अकाउंटिंग हो रही थी, हमेशा होती थी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। अब ये क्लासीफाई हो रही करंट पे, तो इसको कैसे करेंगे सर, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू? नहीं नहीं, कॉस्ट एंड करंट, करंट अमाउंट जो भी उसका चल रहा है लोअर उसका करेंगे। कॉस्ट एंड करंट कैरिंग अमाउंट उसका लोअर पे अपन बुक करेंगे कि इसका अभी का कैरिंग अमाउंट क्या है, साथ में इसका कॉस्ट क्या था। तो सर हमेशा कॉस्ट तो छोटा ही होगा, सिंपल बात है, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होगा। बेटा ऐसा नहीं होता, कैरिंग अमाउंट आगे पीछे हो सकता है ना, क्या पता इसका इम्पेयरमेंट हुआ हो, तो क्या पता कैरिंग अमाउंट ही छोटा हो गया हो। ये भी तो हो सकता है कि इसका इम्पेयरमेंट हो गया हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट थी हमारी, पढ़ाना हमने ऊपर कि उसकी परमानेंट डिक्लाइन वैल्यू हो सकती है। अगर ऐसा कुछ क्या पता पहले उसका हुआ हो तो जब भी अगर करंट में क्लासिफाई तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट करंट कैरिंग वैल्यू, सिंपल बात है। एट डेट ऑफ ट्रांसफर हमेशा याद रखना, ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। क्लियर है, बहुत सिंपल चीज़ थी ये। इसका सर एक एग्जाम्पल हमें दिखा दो, मजा आ जाएगा हमें। देखो करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हमारी 15 लाख की थी, ठीक है, जो हमने करंटली इन्वेस्टमेंट्स की है उसकी कॉस्ट हमारी 15 लाख रुपए की थी, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर थी 6.5 लाख रुपए। सर क्लियर हो गया, बहुत क्लियर है। अब न्यू लॉन्ग टर्म वैल्यू जो हमारी एसेट हुई है उसकी वैल्यू किस पे बुक होगी, 6.5 लाख रुपए पे। मतलब करंट इन्वेस्टमेंट क्लासिफाई होगी लॉन्ग टर्म में, और लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू मतलब 15 लाख और 6.5 लाख विच एवर इज लोअर पे ये क्लासिफाई होगी। तो 6.5 लाख रुपए पे इसको अपन ने बुक कर लिया, सही है ना। और क्योंकि लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है सर। और जो लॉस है हमारा 8.5 लाख का, वो कहाँ जाएगा, हो जाएगा पीएनएल में इमीडिएटली, सही है ना, हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में इमीडिएटली। खत्म बात, ये तो हमने पहले ऊपर पूरा पढ़ लिया है, बहुत सिंपल प्रोसीजर था। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। आगे देखते हैं भाई डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर हमें कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट बेचनी है, उसका हमें डिस्पोजल करना है, तो सर उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, मतलब इसको डिस्पोज कैसे कर लेंगे। सर सिंपल सेल्स दिखा देंगे, क्या कर लेंगे इसको। तो देखो इसमें हमें जो नेट प्रोसीड होगी माइनस कैरिंग अमाउंट, उसको हमें डालना पड़ेगा पीएनएल में जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है। साथ में जो अगर सपोज अगर कुछ पार्शल डिस्पोजल हुआ है कि भाई हमने पूरा डिस्पोज नहीं किया, पार्शल डिस्पोजल किया, तो जो भी इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट होगा ना, हमारा कैरिंग अमाउंट नहीं, उसका होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट, कैरिंग अमाउंट नहीं, ठीक है। अगर पार्शल डिस्पोजल है ना कि भाई 100 असेट थी उसमें हम 50 ही बेच रहे हैं, पार्शल डिस्पोजल है, पार्शल पुरानी पार्शल डिस्पोजल है, 100 शेयर थे हमने 50 बेच रहे हैं, तो उनका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट होगा ना हम वो लेंगे, कैरिंग अमाउंट माइनस नहीं करेंगे। तो अगर पूरी बेची तो नेट सेल प्रोसीड माइनस कैरिंग अमाउंट, और अगर आधी बेची तो नेट सेल प्रोसीड माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ असेट। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ असेट, ये याद रखना, ये इसमें गलती करते हैं बच्चे, इसको ध्यान से देख लेना एक बार। तो एक होता है हमने पढ़ी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को एग्जैक्टली हम क्या क्या बोल सकते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग आर नॉट इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन ऑपरेशन, ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये हमें इस बात को ध्यान रखना है कि भाई अगर इनका कोई ऑपरेशन में काउंट नहीं हो रही है तो भी हम इसको बनाएंगे इन्वेस्टमेंट का पार्ट। सर अगर ये ऑपरेशन में काउंट हो रही है तो फिर किस में क्लासीफाई होंगी, तो बेटा ये क्लासीफाई होंगी पीपीई के अंदर ना। अगर ऑपरेशन का पार्ट बन रही है तो पीपीए में क्लासीफाई होगी, पर अगर ऑपरेशन का पार्ट नहीं बन रही है तो फिर किस में क्लासीफाई होंगी, हमारे इन्वेस्टमेंट में क्लासीफाई होंगी। सर ठीक है, बहुत क्लियर था, मजा आ गया हमको पढ़ के, बहुत सिंपल सा था।
तो सर इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, इसकी अकाउंटिंग बताओ, इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, हमने समझ तो लिया इसको ऐसे में क्लासीफाई करेंगे, तो उनको कॉस्ट मॉडल भी फॉलो करना है भाई। इनका कॉस्ट क्या था, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म है ना ये हमारी, लॉन्ग टर्म हो ना तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही बुक होती है हमेशा, हमें ये बात याद रखनी है। अगर कोई भी हमारी एसेट लॉन्ग टर्म है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही बुक होगी। ठीक है सर, हमें क्लियर क्लियर है, मज़ा आ गया, हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी इसके थ्रू। तो अभी हम आगे देखते हैं। देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना देन प्लीज़ लाइक, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत जाती है, काफ़ी हमें रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी हमें कंटेंट बनाना पड़ता है, और उसको हमने फ्रीली अवेलेबल किया टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप उसको विजिट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा कंटेंट है वो। और प्लीज़ अभी लाइक करें वीडियो को, तब तक मैं पानी पीता हूँ। आगे देखते हैं। अब हमने सब देख लिया भाई क्या क्या कैसे कैसे डिस्क्लोजर्स, क्या क्या कैसी कैसी बातें होंगी, कैसे कैसे अकाउंटिंग होगी, कैसे क्लासिफिकेशन होगी, क्या हमें रिक्वायरमेंट्स है करने की, और कैसे मल्टीपल केसेस हमने देखे, राइट इशू, शेयर इशू, बोनस इशू, और कैसे उनको हम क्लासिफाई करेंगे, कैसे उनकी हम क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। अभी हम देखेंगे भाई कुछ कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स है जो बहुत नेसेसरी है डिस्क्लोज करना, उसके बिना हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं होगी, तो हमें डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। तो सर ये क्या क्या डिस्क्लोजर हमें बताइए ज़रा। देखो एक तो होता है हमारे अकाउंटिंग पॉलिसी हम कौन सी फॉलो कर रहे हैं ना फॉर क्लासिफिकेशन, भाई हमने करंट को करंट क्यों दिखाया, हमने लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म क्यों दिखाया, तो जो हम क्लासिफिकेशन करने के लिए जो हम अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं वो किस पॉलिसी है, कैसी पॉलिसी है, हम उसको क्या फॉलो कर रहे हैं, तो हमें वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सर ये क्या है, देखो हम क्लासीफाई जो हम करते हैं ना, तो एग्जैक्टली हमें उसकी लिस्ट देनी पड़ेगी कि भाई कौन सी इन्वेस्टमेंट करंट है, कौन सी हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सिंपल बात, इनकम अर्न स्प्लिट बाय करंट एंड लॉन्ग टर्म, मतलब इनका तो हमें स्प्लिट भी देना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं भी टोटल देखो ये हमारी इनकम होगी इन्वेस्टमेंट्स, ऐसा नहीं है, कितनी इनकम करंट से आई है, कितनी इनकम नॉन करंट से आई है, हमें पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, बहुत सिंपल चीज़ है। साथ में पीएनएल ऑन डिस्पोजल, मतलब जो भी हमने असेट बेची उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमें पूरा डिटेल में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर है, सिंपल है। फिर आगे आता है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कोटेड एंड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या है कोटेड एंड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स, देखो एक तो होती है कोटेड इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने मार्केट में वो लिस्टेड हो, एक होती है अनकोटेड इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में लिस्टेड नहीं हो या फिर कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज में लिस्टेड नहीं हो, तो उसको बोलते हैं अनकोटेड इन्वेस्टमेंट। तो हमें यहाँ पे कितना एग्रीगेट अमाउंट कोटेड में रखा हुआ है, कौन सा अनकोटेड में रखा हुआ है, हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आगे आता है सिग्निफिकेंट रेस्ट्रिक्शन ऑन ओनरशिप एंड रेमिटेंस। ये क्या है, देखो कुछ भी क्या हमारी ओनरशिप है, क्या रेमिटेंस हुआ है, उसको हमें डिटेल में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट जो भी रेस्ट्रिक्शन हुए हैं ना इसके ऊपर, जैसे सपोज हमने कोई एसेट खरीदी, हमने अमाउंट बाहर रेमिट किया, तो उसको डिटेल में बताना पड़ेगा भाई क्या हमें रेस्ट्रिक्शन फेस करने मिले, क्या उसके ऊपर ओनरशिप के ऊपर हमें रेस्ट्रिक्शन है, भाई जो हम बाहर एसेट होल्ड कर रहे हैं उसकी ओनरशिप पे क्या रेस्ट्रिक्शंस है, हमें पूरे डिटेल में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। या फिर कोई किसी ने बाहर से एसेट यहाँ पे परचेस किए तो उस पर क्या रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं ओनरशिप पे, क्या उसके रेमिटेंस पे रेस्ट्रिक्शन हमें पूरे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। तो इस वे में हमारा एस काम करता है, अकाउंटिंग करता है इन्वेस्टमेंट्स की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना। तो और साथ में टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ लॉगिन करना नहीं भूलें, ताकि आपको सारी अपडेट्स ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।